हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। आप मेरे स्टडी या पढ़ाने के तरीके को जानते ही हैं कि यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, साम्य स्थिरांक कोई बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो समझ जाएंगे। परंतु क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब बहुत ही ये हार्ड टॉपिक लगता है। तो देखिए कैसे आपको समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया साम्य स्थिरांक, परिभाषा आपको दिखाई दे ही रहा है, बट ये परिभाषा है ना, ये आपको याद कराएंगे। अब वो कैसे याद होगा उसको भी समझ लेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में थोड़ी सी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो समझाएंगे, समझा देंगे, याद हो जाएगा। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक Kf तथा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक Kb के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका परिभाषा, बट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, समझेंगे जी और याद भी होगा। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिसको आपको बताना है। सपोज दैट कि माना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ठीक है ना। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, निम्न प्रकार संपन्न होती है, ठीक है ना। तो पहले हम निम्न प्रकार संपन्न होती है मान लेते हैं। सपोज डेट ये एक अभिक्रिया है AA प्लस BB, और यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है CC प्लस DD। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने यहाँ पर ले लिया है जी, जहाँ पर ये प्रोडक्ट है मतलब AB, ठीक है, AA प्लस BB, और जो ये दोनों अभिकारक है ना, तो ये जब आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो ये CC और DD बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी उत्क्रमणीय, हमने कहा ना, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, तो ध्यान से समझेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये है ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जब भी आपको पहचानना हो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से दो आपको जो क्या है, तीर का आपको चिन्ह दिखाई देगा, एक इधर से एक इधर से, तो आप समझ जाइएगा वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, ये तीर का या उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब सिंपल में यही होता है कि इन दोनों पदार्थ से ये दो पदार्थ बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में चल रही है, आगे की दिशा में चल रही है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के एक और मतलब होता है कि इन दोनों पदार्थों से भी फिर से हम ये भी दोनों पदार्थ बना सकते हैं, इसलिए बैकवर्ड दिख रहा है ना, पीछे की तीर से भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब पश्चिम दिशा में भी ये अभिक्रिया कार्य करेगा, मतलब इससे ये बनेगा और फिर से इससे ये भी बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कहूँ कि इन दोनों अभिक्रिया मतलब ये दोनों अभिकारक हैं, इनसे ये दोनों बने हैं। तो मान लेते हैं कि जो अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, सपोज डेट हम मान लेते हैं इसको, अग्र अभिक्रिया का वेग को हम मान लेते हैं कि RF, ठीक है ना। RF मान लिया कि अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, अग्रिम अभिक्रिया का जो दर है या जो वेग है वो RF है। और ये मान लेते हैं विपरीत अभिक्रिया, जब ये दोनों चलेगा फिर से ये बनेगा, तो विपरीत अभिक्रिया या हम कह सकते हैं कि पश्च अभिक्रिया का जो वेग होगा या जो दर होगा वो RB हम लिख देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात
कि अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को हम kf से प्रदर्शित करते हैं और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को kb से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब समझिएगा अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि चूंकि हम एक जानते हैं नियम पढ़ा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम को अभी हमने पढ़ाया था। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम में हमने ये बताया था कि कोई भी अभिकारक है, तो कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक का जो वेग होता है वो उसी के अभिक्रिया मतलब अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो जैसे कि मतलब द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम आप पढ़ेंगे तो जो अग्रिम अभिक्रिया मान लेते हैं आगे की दिशा में चल रही है, तो अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होगा जो RF होगा वो क्या होता है, बराबर होता है वेग स्थिरांक KF और इंटू इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान। तो मतलब AA के सक्रिय द्रव्यमान और BB के सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है ना, ये गुणा में होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं अग्रिम अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से हम बता रहे हैं कि अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, अभिक्रिया का वेग होता है या अभिक्रिया का जो दर होता है RF, वो वेग स्थिरांक जो क्या है, वेग स्थिरांक KF और A के सक्रिय द्रव्यमान और जो BB के सक्रिय द्रव्यमान B के गुणनफल के समानुपाती होता है या इक्वल होता है। ठीक है ना। उसके बाद RB का मतलब क्या है कि यदि पश्च अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर रहे हैं या पश्च अभिक्रिया का दर ज्ञात कर रहे हैं कि इन दोनों से जब ये बनेगा तो पश्च अभिक्रिया का वेग क्या है, RB है ना, तो वो जो RB होगा वो क्या होगा, KB और फिर से इनके सक्रिय द्रव्यमान, तो C के सक्रिय द्रव्यमान और फिर से D और D के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए ये हम दो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताए हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से अभी बता देना चाहता हूँ। ये दो चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना, ये दोनों आप चीज़ें जो देख रहे हैं, ये हमने द्रव्य अनुपाती जब क्रिया नियम आप पढ़ेंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, तो उसमें हमने ये दोनों एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दो आपको समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हमने क्या किया है। ठीक है ना, आप समझिएगा। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से हमने ये दो समीकरण लिखा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अभी आपको परिभाषा याद होगा, इसके लिए निश्चिंत रहेंगे। अब ये हम एक और बात बता दें कि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है साम्य अवस्था पर हो, ठीक है ना, यदि वहां पर साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था पर याद रखेंगे, साम्य अवस्था पर कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, अब वो साम्य अवस्था हो, तो उस समय पर जो अभिक्रिया का अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक जो RF वेग होता है, RF वो पश्च अभिक्रिया के जो दर होता है या जो वेग होता है उसके बराबर होता है। मतलब सिंपल में कहें तो जो RF जो होगा वो बराबर होगा RB के। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है साम्य स्थिरांक। जब साम्य अवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया गया है कि अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होता है वो पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तो जब दोनों बराबर होंगे तभी साम्य अवस्था होगा। तो ये बताइए, जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं जी, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KF और AA का सक्रिय द्रव्यमान के घात A और BB के सक्रिय द्रव्यमान के घात B इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB और CC के सक्रिय द्रव्यमान के घात C और DD के सक्रिय द्रव्यमान के घात D।
ठीक है। तो ये देखिए जब ये बराबर हो गए तो ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये हमने लिख दिया। अब सिंपल सी बात है कि हम देखिए ये वाला इधर गुणा में है तो इसको हम इधर भेजते हैं, और ये टोटल ये भी इधर गुणा में है, इसको हम इधर भेजते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो देखिए के एफ होगा ये अगर इधर आएगा तो ये के बी में भाग करा देगा, सॉरी के बी भाग करा देगा के एफ में, और इक्वल टू हमने लिख दिया। अब फिर से ये जो है सॉरी के बी तो हट गया ना, तो अब क्या बचा है सी और सी के घात सी और डी के घात डी। ये इधर से इधर जाएगा तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए के घात ए और बी के घात बी। ठीक है ना। तो ये हो गया जी। बात समझ रहे हैं कि ये बस केवल हमने पक्षांतर किया, ये गुणा में था इधर आया तो भाग करा दिया, फिर भी ये भी इधर गुणा में था ये भी इधर आ गया तो भाग करा दिया। और याद रखेंगे ये दोनों अनुपात बराबर होंगे के सी के। और यहाँ पे जो के सी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको के सी मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो के सी आपको दिखाई दे रहा है यही के सी है साम्य स्थिरांक। मतलब क्या पता चला कि ये जो के एफ बराबर के बी जो है अनुपात है वो भी के सी के बराबर है, और ये दोनों भी अनुपात के सी के बराबर है। तो सिंपल में चाहें तो हम लिख सकते हैं के एफ बाई के बी इक्वल टू के सी, ये लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा याद करने के लिए सबसे पहली बात नहीं होती है संतुष्टि होती है, सबसे पहली बात आपको सब्र रखना होता है। अब जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं उनको देखिए अब परिभाषा कैसे याद होगा, क्योंकि मैंने कहा था सब्र आप रखिएगा। अब देखिए जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, उनको अब याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात एक बात याद रखेंगे कि ताप स्थिर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्थिर ताप पर, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि नहीं है। और ये आर एफ क्या है, ये जो जो ये के एफ क्या है, देखिए के एफ क्या है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये किसकी है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और ये क्या है, ये पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है जो है के बी, यही ना है जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर ताप पर, ध्यान से समझेंगे, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विपरीत या पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक मतलब साम्य स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आया हमने क्या बताया। हमने यही कहा, एक बार और सुन लीजिए, हमने कहा कि स्थिर ताप पर, क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विपरीत या पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम के सी से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वही बात हमने लिखा है, देखिए लिखा है ना कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर, मतलब क्या बताया, यहां तक आप ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं ना कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के एफ, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के एफ तथा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बी, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बी के अनुपात को, यहाँ पे लिखा गया है ना, के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो बताइए आपको, अब आपको याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, याद भी हो गया होगा। तो देखिए परिभाषा याद करने के लिए ना रटना नहीं बल्कि हमें समझना होता है डीप में। जो व्यक्ति समझेंगे उनको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ परिभाषा आपको याद हो गया होगा। परिभाषा के नीचे पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से लेकर आप सिंपल में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना।
इतनी बात समझ गए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, ये 2 लाइन जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं कहूँगा द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम पहले पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएंगे। और साम्य अवस्था भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको जो RF है वो RB के बराबर कैसे है ये भी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि कोई टॉपिक समझने के लिए बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए, तो बेसिक इस टॉपिक को समझने के लिए 2 चीज़ें आपको जरूर याद होना चाहिए, साम्य अवस्था और द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। ये 2 बात पता होगी तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी क्लास 11th की कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।